आदित्य का घर हमेशा से हलचल भरा रहता था। बड़ा संयुक्त परिवार, बड़ा बंगला और ढेर सारी जिम्मेदारियां। वह 28 साल का जवान सफल बिजनेसमैन था। उसका बड़ा भाई विक्रम डॉक्टर था और भाभी नेहा एक स्कूल टीचर। दोनों की शादी को 2 साल हो चुके थे और अब उनके घर एक नन्हा मेहमान आ चुका था, एक प्यारा सा बेटा जिसका नाम उन्होंने रूहान रखा था। घर में खुशियां छाई हुई थीं, लेकिन आदित्य के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी शादी को 1.5 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मिष्टी, नाम जितना मीठा दिल भी उतना ही कोमल। लेकिन मिष्टी की उम्र महज 17 साल थी जब शादी हुई थी। अब वह 18 की हो चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी सोच, उसका व्यवहार सब कुछ एक 12-13 साल की बच्ची जैसा था। वह कद में लंबी थी, खूबसूरत चेहरा, लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में किसी कॉलेज गर्ल से कम नहीं लगती थी। लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलती या कोई हरकत करती, सब समझ जाते कि यह लड़की अभी दुनिया की गंभीरता से कोसों दूर है। मिष्टी के पापा आदित्य के पापा के पुराने बिजनेस पार्टनर थे। दोनों परिवारों की दोस्ती सालों पुरानी थी। मिष्टी की मम्मी पापा कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। वहां की कंपनी पॉलिसी के मुताबिक फैमिली को साथ ले जा सकते थे, लेकिन बच्चों को नहीं। मिष्टी इकलौती संतान थी। उसे अकेला छोड़ने का मन नहीं था। उम्र भी कम थी। पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी कभी थी ही नहीं। 10वीं के बाद उसने आगे पढ़ना छोड़ दिया था। घर में बस खिलौने, कार्टून और गली के बच्चों के साथ खेलना, यही उसका पूरा संसार था। आदित्य के पापा ने अपने दोस्त को सुझाव दिया, शादी कर दो मिष्टी की, हमारे आदित्य से बेहतर लड़का कहाँ मिलेगा, हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। मिष्टी के पापा पहले तो हिचकिचाए, बोले अभी तो बहुत छोटी है, सिर्फ 17 साल की, बचपना अभी गया नहीं है। लेकिन आदित्य के पापा ने समझाया, अरे हम संभाल लेंगे, आदित्य को भी समझा देंगे, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और समाज की बातें भी बंद हो जाएंगी। आदित्य को जब यह प्रस्ताव आया तो उसने मिष्टी की तस्वीर देखी। एक शादी की फोटो थी जिसमें वह लहंगा पहने, हल्का मेकअप किए, बाल खुले हुए थी। दिखने में बिल्कुल 20-21 साल की लग रही थी। आदित्य को पसंद आ गई। उसने सोचा, उम्र का फर्क तो होता ही है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। वह खुद समझदार था, मैच्योर था। उसे हमेशा से ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके साथ बिजनेस की बातें कर सके, दुनियादारी समझे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी धूमधाम से हुई। विक्रम और आदित्य की शादी एक ही मंडप में हुई थी। विदाई के समय मिष्टी खूब रोई थी। मम्मी पापा को छोड़कर आना उसे बहुत भारी लग रहा था। शादी की पहली रात आदित्य अपने कमरे में आया तो उसका दिल खुशी से धड़क रहा था, लेकिन कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मिष्टी बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, कभी बिस्तर के नीचे झांक रही थी, कभी अलमारी खोल रही थी। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और पूछा, क्या ढूंढ रही हो? मिष्टी ने मासूमियत से कहा, मेरा रैबिट। मम्मी ने कहा था कि ससुराल में मेरे कमरे में मेरा फेवरेट रैबिट होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। आदित्य हैरान रह गया। वह बोला, आज की रात को रैबिट की क्या जरूरत? मिष्टी ने सिर खुजलाते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आएगी इसके बिना, और ये कपड़े भी बहुत भारी हैं, मुझे चुभ रहे हैं, इन्हें उतारना है। आदित्य ने सोचा शायद घबराहट की वजह से ऐसा बोल रही है। उसने कहा, ठीक है, पहले बैठो, थोड़ी देर बातें करें। मिष्टी बोली, क्या बातें? मुझे नींद आ रही है, रैबिट ला कर दो ना। आदित्य बाहर आया और अपनी मम्मी से बोला, ये कैसी लड़की है, रैबिट चाहिए, नींद आ रही है, कुछ अजीब सी लग रही है। मम्मी हंस पड़ी, अरे लाडली है ना माँ बाप की, इकलौती बेटी, खिलौनों की आदी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तुम समझने की कोशिश करो, उम्र में भी तो फर्क है। आदित्य बोला, कितना फर्क? मम्मी ने कहा, पूरे 11 साल, अभी 18 की हुई है। आदित्य के होश उड़ गए, लेकिन अब क्या कर सकता था। रात के 2 बजे वह गाड़ी लेकर बाहर निकला और एक बड़ी गिफ्ट शॉप से एक बड़ा सा स्टफ्ड रैबिट खरीद कर लाया। मिष्टी उसे गले लगाकर सो गई और आदित्य उसे देखता रह गया। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। मिष्टी घर में बच्चों की तरह रहती, 2 चोटियां बनाती, ढीले कपड़े पहनती, अपना रैबिट लेकर सोफे पर लेटकर कार्टून देखती। गली में बच्चे खेलते तो वह भी उनके साथ क्रिकेट, लुका छुपी खेलने चली जाती। नेहा भाभी उसे समझाती, मिष्टी अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे बाहर बच्चों के साथ नहीं खेलते। लेकिन मिष्टी कहती, खेलना कोई गुनाह थोड़ी है, मुझे अच्छा लगता है। आदित्य ऑफिस से आता तो थक जाता। उसे उम्मीद रहती कि पत्नी उसके साथ बैठेगी, बातें करेगी,
लेकिन मिष्टी या तो कार्टून देख रही होती या बाहर खेल रही होती। जब भी वह करीब आने की कोशिश करता, मिष्टी घबरा जाती, रोने लगती या चीखने लगती। आदित्य परेशान हो गया था। वह समझदार लड़की चाहता था, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह उल्टा था। फिर नेहा भाभी प्रेग्नेंट हुई। घर में खुशियां दोगुनी हो गईं। मिष्टी को देखकर लगता था जैसे उसका अपना बच्चा आने वाला हो। वह नेहा भाभी के पास बैठती, उनके पेट पर हाथ फेरती और कहती, भाभी बच्चा कब आएगा? मुझे बहुत खेलना है। इसके साथ डिलीवरी के बाद जब रूहान घर आया तो मिष्टी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह घंटों उसे गोद में लेकर बैठती, उसके छोटे छोटे हाथ चूमती, उसके साथ बातें करती। लेकिन नेहा भाभी सख्त थीं। वह कहती, मिष्टी तुम बहुत लापरवाह हो, इसे गिरा दोगी, मैं नहीं दूंगी। एक दिन मिष्टी रोते हुए आदित्य के पास आई। वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। मिष्टी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आदित्य भाभी मुझे रूहान को गोद में नहीं देती, कहती हैं तुम गिरा दोगी। मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे भी अपना बेबी लाकर दो। आदित्य ने तिरछी नजर से उसे देखा। 2 चोटियां, हाथ में रैबिट और बच्चों जैसी बातें। उसका गुस्सा भी आया और हंसी भी। लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। शायद यही मौका है उस दूर को मिटाने का। उसने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बच्चा चाहिए? मिष्टी ने जोर से सिर हिलाया। हाँ 2 चाहिए। तब मैं भाभी को अपना नहीं दूंगी। आदित्य हंस पड़ा। उसने धीरे से उसे गले लगाया और कहा, ठीक है मेरी गुड़िया, आज मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा। दर्द भी होगा, सह लोगी? मिष्टी ने मासूमियत से कहा, हाँ मैं सब सह लूंगी, बस बच्चा चाहिए। आदित्य ने अलमारी से एक सुंदर नाइट ड्रेस निकाली और कहा, जाओ इसे पहनकर आओ। मिष्टी ने पूछा, क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है? आदित्य मुश्किल से हंसी रोका। हाँ जो मैं कह रहा हूँ करो, बिना सवाल। मिष्टी बाथरूम में चली गई। जब बाहर आई तो आदित्य उसे देखता रह गया। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन मिष्टी घबरा रही थी। उसने ड्रेस का गला पकड़ रखा था। आदित्य ने उसकी चोटियां खोली, बाल बिखेरे, फिर धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया। मिष्टी कांप रही थी। जब आदित्य ने उसके होंठों को छुआ तो वह एकदम पीछे हट गई। पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा आने वाला है ना, अस्पताल चलो। आदित्य को गुस्सा भी आया और तरस भी। उसने उसे समझाया, सिर्फ किससे बच्चा नहीं आता, बहुत कुछ करना पड़ता है। उस रात आदित्य ने अपना 1.5 साल का इंतजार खत्म किया। मिष्टी रोती रही, तड़पती रही। आदित्य ने कहा, बच्चा चाहिए ना, यही रास्ता है। सुबह मिष्टी मुरझाई हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आदित्य को उस पर प्यार आया। उसने उसे गले लगाया और समझाया कि पति पत्नी के बीच ऐसा होना आम है। मिष्टी ने पूछा, नेहा भाभी को भी इतना दर्द हुआ होगा? आदित्य बोला, हाँ, और इसी से बच्चा आता है। धीरे धीरे मिष्टी उसके स्पर्श की आदी होने लगी। वह अब उसके साथ सोने लगी, उसके कंधे पर सिर रखकर। आदित्य उसे बाहर ले जाता, गिफ्ट्स देता, प्यार से मनाता। 1 महीने बाद डॉक्टर ने बताया कि मिष्टी प्रेग्नेंट है। मिष्टी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह पूरे घर में नाच रही थी। नेहा भाभी ने भी मुस्कुराकर बधाई दी। प्रेगनेंसी की खबर ने पूरे घर में जैसे खुशियों की बौछार कर दी थी। आदित्य की मम्मी ने मिष्टी को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया। नेहा भाभी ने, जो पहले मिष्टी से थोड़ी सख्त रहती थीं, अब मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी मां बनने वाली हो, देखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मिष्टी ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ भाभी, मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी। मेरा बेबी मेरे साथ खेलेगा, मैं उसे गोद में लेकर घुमाऊंगी और कोई उसे मुझसे छीन नहीं पाएगा। नेहा भाभी हंस पड़ी, लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़ी चिंता थी कि यह लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। आदित्य के लिए यह खबर किसी सपने के सच होने जैसी थी। 1.5 साल से वह जिस क्लोजनेस की तलाश में था, वह अब एक नए रिश्ते की नींव बन चुकी थी। अब मिष्टी उसके करीब आने से घबराती नहीं थी। रात को वह खुद आदित्य के कंधे पर सिर रखकर सो जाती। कभी कभी आधी नींद में उसका हाथ आदित्य की शर्ट पकड़ लेता, जैसे डर लगता हो कि कहीं वह दूर न चला जाए। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराता और धीरे से उसके माथे को चूम लेता। पहले 3 महीने मिष्टी को बहुत उल्टियां होती थीं। सुबह उठते ही जी मिचलाने लगता। आदित्य ऑफिस जाने से पहले उसे नींबू पानी पिलाता, हल्का नाश्ता करवाता और फिर चिंता करते हुए निकलता। दोपहर में फोन करके पूछता, क्या खाया, दवाई ली? मिष्टी बच्चे की तरह शिकायत करती, आज फिर उल्टी हो गई, बेबी मुझे बहुत तंग कर रहा है। आदित्य हंसता और कहता, अरे वह तो अभी बहुत छोटा है, तुम्हें प्यार कर रहा है।
चौथे महीने से मिष्टी का पेट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। वह हर दिन आईने के सामने खड़ी होकर अपना पेट सहलाती और खुद से बातें करती। बेबी, तुम जल्दी बाहर आओ ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हारी छोटी छोटी उंगलियां पकड़नी है। कभी वह आदित्य से पूछती, हमारा बेबी मेरे जैसा होगा ना, मासूम सा, शरारती सा। आदित्य उसे गले लगाकर कहता, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बड़ी बड़ी आंखें, नटखट मुस्कान, लेकिन थोड़ा मेरे जैसा समझदार भी होगा। मिष्टी मुंह फुलाकर कहती, मैं समझदार नहीं हूं क्या? और फिर दोनों हंस पड़ते। घर में सभी मिष्टी का बहुत ख्याल रखने लगे। मम्मी जी हर दिन उसके लिए अलग अलग पौष्टिक चीजें बनवाती, बादाम का हलवा, केसर वाला दूध, पालक की सब्जी। नेहा भाभी अब उसे अपने साथ बिठाकर माँ बनने की बातें बताती। देखना, जब बच्चा किक मारेगा तब कितना अच्छा लगेगा। मिष्टी बेसब्री से इंतजार करती। एक रात अचानक उसे पेट में हल्की सी हलचल महसूस हुई। वह खुशी से चिल्लाई, आदित्य देखो, बेबी ने लात मारी। आदित्य बिस्तर पर उछलकर उसके पास आया, हाथ पेट पर रखा, और जब फिर हलचल हुई तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मिष्टी को सीने से लगाया और कहा, हमारा बच्चा हमें प्यार कर रहा है। 5वें महीने में डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया। स्क्रीन पर छोटा सा बच्चा दिखा, हाथ पैर मारता हुआ, मुट्ठी बंद की। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल हेल्दी है और बेटा है। मिष्टी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोली, मेरा बेटा, मेरा छोटा सा राजकुमार। आदित्य ने उस दिन उसे एक डायमंड पेंडेंट गिफ्ट किया। मिष्टी ने उसे गले लगाकर कहा, यह हमारे बेबी के लिए है ना? आदित्य ने हंसकर कहा, हाँ, और तुम्हारे लिए भी, तुम मेरी रानी हो। लेकिन जैसे जैसे महीने बढ़ते गए, मिष्टी की तकलीफें भी बढ़ने लगीं। 6वें महीने से उसके पैरों में सूजन आने लगी। रात को टांगों में दर्द होता तो वह करवट बदल बदल कर रोने लगती। आदित्य आधी नींद में उठता, बिस्तर के किनारे बैठता और घंटों उसके पैर दबाता। मिष्टी की आंखें बंद होती, लेकिन वह कहती, आदित्य आप सो जाओ ना, ऑफिस जाना है आपको। आदित्य जवाब देता, तुम्हारी तकलीफ देखकर नींद कहाँ आती है, सो जाओ, मैं हूं ना। मिष्टी उसका हाथ पकड़ लेती और चुपचाप सो जाती। इन रातों में आदित्य को एहसास हुआ कि वह मिष्टी से कितना प्यार करने लगा है। पहले जो बचपना उसे खलता था, अब वही उसे सबसे प्यारा लगने लगा था। 7वें महीने में आदित्य ने मिष्टी को बच्चे की शॉपिंग करवाई। दोनों मॉल गए। मिष्टी जहाँ छोटे छोटे कपड़े देखती, वहीं रुक जाती। नीले रंग का रोम पर छोटे छोटे जूते, टेडी बियर वाले ब्लैंकेट, जो भी उसे पसंद आता, आदित्य बिना कुछ कहे खरीद लेता। मिष्टी खुश होकर कहती, हमारा बेटा इनमें बहुत क्यूट लगेगा। एक दिन उसने एक बड़ा सा स्टफ्ड रैबिट देखा, ठीक वैसा ही जैसा उसका अपना था। वह बोली, ये हमारे बेबी के लिए ले लो ना, वह मेरे साथ सोएगा। आदित्य ने मुस्कुराकर वह भी खरीद लिया। 8वें महीने तक मिष्टी का चलना फिरना मुश्किल हो गया था। पेट बहुत बड़ा हो चुका था। वह सोफे पर बैठी रहती, अपना पेट सहलाती और बेबी से बातें करती। कभी गाना गुनगुनाती, कभी कहानी सुनाती। आदित्य ऑफिस से जल्दी आता, उसके पास बैठता और पेट पर कान लगाकर सुनता। देखो, फिर लात मार रहा है, जैसे कह रहा हो, पापा जल्दी बाहर आओ। दोनों हंसते। रात को आदित्य मिष्टी को अपनी बाहों में लेकर सोता। उसे डर लगता कि कहीं वह करवट बदलते हुए तकलीफ ना महसूस करे। 9वां महीना शुरू हुआ तो मिष्टी बेसब्री से कहती, अब तो बस हो गया, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा, अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है। घर में सभी अलर्ट हो गए। एक रात अचानक मिष्टी को तेज दर्द हुआ। वह चीख पड़ी, आदित्य, बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत मम्मी को जगाया। नेहा भाभी भी उठ गईं। सभी ने मिलकर मिष्टी को सहारा देकर गाड़ी तक पहुंचाया। रास्ते में मिष्टी जोर जोर से चीख रही थी। वह आदित्य का हाथ इतनी जोर से पकड़ रही थी कि उसके निशान पड़ गए। वह बार बार कहती, मैं मर जाऊंगी, बहुत दर्द है, मुझे बचा लो। आदित्य की आंखें नम थीं। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ मिष्टी के हाथ में था। वह बार बार कहता, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द, तुम बहुत बहादुर हो। हमारे बेटे के लिए अस्पताल पहुंचते ही मिष्टी को लेबर रूम में ले जाया गया। आदित्य बाहर वेटिंग एरिया में टहल रहा था। उसकी जान पर बनी हुई थी। हर चीख सुनकर उसका दिल बैठ जाता। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, बेटा हुआ है, बिल्कुल हेल्दी। आदित्य की जान में जान आई। वह खुशी से उछल पड़ा। लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा, लेकिन माँ अभी होश में नहीं आई है। डिलीवरी के समय बहुत ब्लीडिंग हुई थी। हम कोशिश कर रहे हैं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया।
वह दौड़कर लेबर रूम के पास गया। नर्स ने नन्हे बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया। बच्चा छोटा सा, लाल गुलाबी, आंखें बंद किए सो रहा था। आदित्य ने उसे सीने से लगाया, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बच्चे को चूमते हुए बड़बड़ाया, तेरी मम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज भगवान। मिष्टी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, वह कोमा में चली गई लगती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आदित्य दुनिया के सामने मजबूत बना रहा, लेकिन अंदर से टूट चुका था। वह बच्चे को मम्मी के पास लेकर गया। बच्चे को मिष्टी के बगल में लिटाया और कहा, देखो मिष्टी, हमारा बेटा आ गया, तुम्हारी तरह मासूम। उठो ना, उसे गोद में लो। लेकिन मिष्टी बेजान पड़ी रही, सिर्फ सांसें चल रही थीं। आदित्य रात दिन अस्पताल में ही रहने लगा। घर वाले बच्चे को संभालते। नाम रखा गया आरव, लेकिन आरव की माँ अभी भी होश में नहीं आई थी। आरव के जन्म के बाद अस्पताल का वातावरण खुशी और गम का अजीब सा मिश्रण बन गया था। एक तरफ नन्हा आरव अपनी छोटी छोटी आंखें मिचमिचा रहा था, दूसरी तरफ मिष्टी आईसीयू के ग्लास के पीछे बेजान पड़ी थी। मशीनों की बीप बीप की आवाजें, नर्सों की भागती दौड़ती कदमों की आहट और आदित्य का चुपचाप बैठा रहना, सब कुछ एक दर्दनाक खामोशी में डूबा हुआ था। पहले कुछ दिन आदित्य ने खुद को संभाला। वह दिन में ऑफिस नहीं जाता था। सुबह आरव को गोद में लेकर मिष्टी के पास आता, उसे उसकी मम्मा से मिलवाता और फिर शाम तक वहीं कुर्सी पर बैठा रहता। आरव अभी बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ घंटों का। वह रोता, दूध पीता, फिर सो जाता। आदित्य की मम्मी और नेहा भाभी बारी बारी से आती, बच्चे को संभालती, आदित्य को खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वह मुश्किल से 2 निवाले खाता। उसकी आंखें लाल रहती, चेहरा उदास, दाढ़ी बढ़ी हुई। डॉक्टर रोज अपडेट देते। पहले दिन बोले, हो सकता है कुछ घंटों में होश आ जाए। दूसरे दिन कहा 24-48 घंटे लग सकते हैं। तीसरे दिन चुप हो गए। चौथे दिन मुख्य डॉक्टर ने आदित्य को अलग बुलाया और कहा, देखिए, हमारी सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन मरीज कोमा में चली गई है। ब्रेन एक्टिविटी बहुत कम है। हम नहीं कह सकते कि होश कब आएगा या आएगा भी या नहीं। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और बस मिष्टी का हाथ थामे रोने लगा। घर वालों ने फैसला किया कि आरव को घर ले जाया जाए। मम्मी जी ने कहा, बच्चे को यहाँ मशीनों के बीच नहीं रख सकते, घर में दूध दवा ठीक से होगी। आदित्य ने विरोध नहीं किया। वह खुद भी समझता था कि आरव की देखभाल जरूरी है, लेकिन जब नेहा भाभी आरव को लेकर जाने लगी, तो आदित्य ने बच्चे को एक बार फिर सीने से लगाया, उसे चूमा और फिर मिष्टी के बगल में लिटाकर कहा, आरव, अपनी मम्मा को बोलो ना कि जल्दी उठें, वह तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फिर वह खुद बच्चे को गाड़ी तक छोड़ने गया, लेकिन वापस आते समय उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब आदित्य की जिंदगी अस्पताल के उस छोटे से कमरे में सिमट गई थी। सुबह वह घर से थोड़ा खाना लेकर आता, मिष्टी के बाल संवारता, उसके माथे को पोंछता, उससे बातें करता। देखो मिष्टी, आज आरव ने कितना अच्छे से दूध पिया। मम्मी जी बता रही थीं कि वह रात को कम रोया। तुम जल्दी ठीक हो जाओ ना, उसे गोद में लेकर लोरियां सुनाओगी। लेकिन मिष्टी की आंखें बंद ही रहती, सिर्फ सांसें चल रही थीं, धीमी, नियमित, लेकिन बेजान। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा। आदित्य की हालत खराब होती जा रही थी। वह ठीक से सोता नहीं था, खाता नहीं था। ऑफिस का सारा काम रुक गया था। विक्रम भाई ने कई बार कहा, आदित्य, थोड़ा घर भी आया कर, आरव तुम्हें देखता रहता है। लेकिन आदित्य जवाब देता, भैया, अगर मैं यहाँ से गया और मिष्टी को होश आया तो वह मुझे न देखकर घबरा जाएगी, मैं नहीं जा सकता। तीसरे हफ्ते डॉक्टर ने फिर बुलाया। इस बार उनका लहजा और गंभीर था। देखिए आदित्य जी, हमने सारे टेस्ट कर लिए, ब्रेन स्टेम एक्टिव है, इसलिए सांस चल रही है, लेकिन हायर ब्रेन फंक्शन बहुत कम है। ऐसे केस में मरीज सालों तक कोमा में रह सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लाइफ सपोर्ट पर विचार करें या आगे का फैसला करें। आदित्य ने गुस्से से डॉक्टर को घूरा। लाइफ सपोर्ट हटाने की बात मत कीजिए, वह जिंदा है, सांस ले रही है, मैं हर कीमत पर उसका इलाज करवाऊंगा। डॉक्टर चुप हो गए। घर वालों ने भी समझाने की कोशिश की। पापा जी बोले, मो बेटा, आरव का भी सोच, वह बिना माँ के बड़ा हो रहा है। आदित्य रोते हुए बोला, पापा, मिष्टी के बिना मैं भी तो नहीं जी पाऊंगा, वह मेरे लिए सब कुछ है। नेहा भाभी ने समझाया, हम सब दुआ कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी को आगे भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन आदित्य टस से मस नहीं हुआ। वह अस्पताल में ही डेरा डाले रहा। 1 महीना पूरा हो गया। आरव अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, उसकी आंखें खुलने लगी थीं। वह दादी और नेहा भाभी की गोद में रहता। कभी कभी आदित्य उसे अस्पताल लेकर आता, बच्चे को मिष्टी के पास लिटाता और कहता, आरव,
मम्मा को पुकारो ना। लेकिन आरव तो अभी बोल भी नहीं पाता था, बस मुट्ठियां चलाता, कभी रो पड़ता। आदित्य उसे गोद में लेकर घंटों बैठा रहता। धीरे धीरे आदित्य के दोस्त भी आने लगे। वे उसे समझाते, यार जिंदगी रुक नहीं सकती, बच्चे का ख्याल रख। लेकिन आदित्य की आंखें सिर्फ मिष्टी पर टिकी रहती। वह रात को भी कुर्सी पर ही झपकी लेता। नर्सें उसे देखकर तरस खाती। एक नर्स ने एक दिन कहा, सर आप भी तो इंसान हैं, थोड़ा आराम कीजिए। आदित्य मुस्कुराकर बोला, जब तक वह उठ नहीं जाती मुझे चैन कहाँ। 2 महीने बीत गए। अब डॉक्टर भी निराशा जाहिर करने लगे थे। वे बोले, ऐसे केस बहुत रेयरली रिकवर होते हैं। घर वाले भी कम आने लगे थे। सिर्फ मम्मी जी और विक्रम भाई हफ्ते में 2-3 बार आते। आरव को अब आदित्य कम ही देख पाता था। वह फोन पर उसकी तस्वीरें देखता और रोता। उसे लगता था कि उसने मिष्टी को बच्चा देने की जिद करके यह दिन दिखा दिया। वह खुद को कोसता, मैंने जल्दबाजी की, अगर मैं इंतजार करता तो शायद यह न होता। एक रात आदित्य मिष्टी के पास बैठा उसका हाथ थामे था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मिष्टी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम आराम से रहती, खेलती, खुश रहती। मैंने जबरदस्ती सब कुछ किया। अब तुम मुझे सजा दे रही हो ना। प्लीज उठो, मैं वादा करता हूँ फिर कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। बस एक बार आंखें खोलो। वह रोते रोते सो गया। 3रा महीना शुरू हुआ। अब आदित्य की हालत बहुत खराब थी। वजन कम हो गया था, चेहरा सूख गया था, ऑफिस बंद होने की कगार पर था। लेकिन वह हारा नहीं। उसने एक नया न्यूरो स्पेशलिस्ट बुलाया। उसने नई दवाइयां शुरू की। कुछ दिन हल्की सी हलचल दिखी। मिष्टी की उंगलियां कभी हिलती। आदित्य को उम्मीद बंधी। वह रोज आरव को लेकर आने लगा। बच्चे को भूखा रखता ताकि वह रोए। वह सोचता था कि शायद आरव की आवाज सुनकर मिष्टी जाग जाए। एक दिन आरव जोर जोर से रोने लगा। उसने मिष्टी की कमीज पकड़कर खींची और माँ जैसा कुछ बड़बड़ाया। मॉनिटर पर हार्ट बीट तेज हो गई। आदित्य की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और बोले, यह अच्छा संकेत है, बच्चे की आवाज और स्पर्श माँ को प्रभावित कर रहा है। रोज लाइए, शायद वह रिकवर कर जाए। आदित्य के अंदर फिर से उम्मीद जागी। वह रोज आरव को लेकर आने लगा। बच्चे को मिष्टी के सीने पर लिटाता, उसे रुलाता और खुद दुआएं मांगता। मिष्टी की उंगलियां अब ज्यादा हिलती, कभी उसकी पलकें फड़कती। डॉक्टर बोले, यह चमत्कार हो सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत गहरा होता है। 4था महीना शुरू हुआ। आरव अब थोड़ा समझने लगा था। वह मिष्टी को देखकर मुस्कुराता, उसके गालों को छूता। एक दिन वह बहुत जोर से रोया। मिष्टी की कमीज खींची। मम्मा मम्मा चिल्लाया। अचानक मिष्टी की आंखें खुली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने आरव को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, मेरा बेटा, मेरा आरव। आदित्य यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी हैरान थे। जांच के बाद बोले, यह ऊपर वाले की कृपा है। माँ का अपने बच्चे से प्यार उसे वापस ले आया। मिष्टी रो रही थी। उसे लगा कि बस कुछ घंटे बीते हैं। जब आदित्य ने बताया कि 4 महीने हो गए, वह यकीन नहीं कर पाई। वह आरव को चूमती रही, उसे दूध पिलाने की जिद करने लगी। कुछ दिनों बाद मिष्टी घर आई। उसकी तबीयत अभी कमजोर थी, लेकिन आरव को गोद में लेकर वह सबसे खुश थी। आदित्य उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। रात को वह मिष्टी को बाहों में भरकर सोता, जैसे डर लगता हो कि कहीं वह फिर चली न जाए। मिष्टी हंसकर कहती, आदित्य आप तो अब बच्चे हो गए हो। आदित्य आंसू छिपाते हुए बोला, तुम्हारे बिना मैं मर जाता, बस मेरे पास रहा करो। मिष्टी के घर लौटने के बाद बंगला फिर से रौनक से भर गया। वह अभी कमजोर थी, चलते समय पैर लड़खड़ाते थे, लेकिन आरव को गोद में लेकर वह घंटों बैठी रहती। बच्चे को दूध पिलाते हुए उसकी आंखें भर आती। वह बार बार उसे चूमती और फुसफुसाती, मेरा बेटा, 4 महीने में तुमसे दूर थी, अब कभी नहीं जाऊंगी। आरव उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराता, उसके गालों को छोटे हाथों से छूता। मिष्टी की खुशी देखकर घर के सभी लोग भावुक हो जाते। आदित्य ने ऑफिस की छुट्टी और बढ़वा ली थी। वह अब रात दिन मिष्टी के आसपास ही रहता। अगर वह किचन में जाती तो पीछे पीछे चला जाता, अगर सोफे पर बैठती तो पास की कुर्सी पर बैठ जाता। रात को सोते समय वह मिष्टी को अपनी बाहों में ऐसा कसकर पकड़ता जैसे कोई उसे छीन ले जाएगा। मिष्टी हंसकर कहती, आदित्य मुझे सांस नहीं आ रही, ढीला छोड़ो ना। लेकिन आदित्य आंसू भरी आवाज में कहता, नहीं अब तुम दूर नहीं हो सकती, एक पल के लिए भी नहीं। मिष्टी उसकी छाती पर सिर रख देती और चुपचाप उसकी धड़कनें सुनती रहती। धीरे धीरे मिष्टी की तबीयत सुधरने लगी। वह अब आरव को गोद में लेकर लॉन में घूमती, फूलों को सूंघती, पक्षियों को देखकर मुस्कुराती।
नेहा भाभी अब उसे अपनी बहन की तरह मानती थीं। दोनों मिलकर बच्चों की बातें करती। नेहा कहती, पहले मैं तुम्हें समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब लगता है तुम सबसे प्यारी हो। मिष्टी शर्माकर मुस्कुरा देती। आरव अब 6 महीने का हो चुका था। वह पलटना सीख गया था, हंसता था, खिलखिलाता था। मिष्टी उसके साथ जमीन पर लेटकर उसके साथ खेलती। अपना पुराना स्टफ्ड रैबिट उसे देती और कहती, देखो ये मम्मा का दोस्त था, अब तुम्हारा दोस्त है। आदित्य दूर से यह सब देखता और मन ही मन भगवान का शुक्र अदा करता। उसे अब मिष्टी का बचपना सबसे अनमोल लगता था। वह सोचता, अगर वह समझदार और मैच्योर होती तो शायद इतना प्यार न कर पाती। 1 साल बीत गया। आरव चलने लगा था। वह घर में इधर उधर दौड़ता, मिष्टी के पीछे पीछे जाता और चिल्लाता, मम्मा। मिष्टी उसे गोद में उठाकर घुमाती। आदित्य शाम को घर लौटता तो आरव दौड़कर उसके गले लगता। आदित्य उसे ऊपर उठाकर कहता, मेरा शेर। फिर मिष्टी को देखकर मुस्कुराता। रात का खाना तीनों मिलकर खाते। आरव अपनी छोटी कुर्सी पर बैठता, हाथों से खाना फैलाता। मिष्टी उसे पोंछती, आदित्य हंसता। एक शाम मिष्टी ने आदित्य से कहा, आदित्य, आपको नहीं लगता कि आरव अकेला बोर हो रहा है? उसे कोई छोटा भाई या बहन चाहिए। आदित्य का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे वो 4 महीने याद आ गए। उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, नहीं मिष्टी, प्लीज, मैं दोबारा वो दर्द नहीं सह सकता। मुझे लगा था मैं तुम दोनों को खो दूंगा। एक बच्चा काफी है। मिष्टी ने उसकी आंखों में डर देखा। वह चुप हो गई, लेकिन उसके मन में मां बनने की चाहत फिर से जाग चुकी थी। 2 साल और बीते। आरव अब 3 साल का हो चुका था। वह बोलने लगा था, शरारतें करने लगा था। घर में उसकी हंसी गूंजती, लेकिन मिष्टी का मन उदास रहने लगा था। वह अक्सर नेहा भाभी से कहती, भाभी, आरव को कोई साथी चाहिए, वह अकेला खेलता रहता है। नेहा समझाती, आदित्य डर गया है ना, उसे समय दो। एक रात आरव बुखार में था। मिष्टी और आदित्य रात भर जागते रहे। सुबह बुखार उतरा तो मिष्टी ने आदित्य से कहा, देखा, बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर संभाल लेते हैं ना, ऐसे ही दूसरा बच्चा भी संभाल लेंगे। आदित्य चुप रहा, लेकिन मिष्टी की आंखों में वही पुरानी मासूम जिद थी। धीरे धीरे आदित्य मान गया। उसने खुद डॉक्टर से बात की, सारी जांच करवाई। जब डॉक्टर ने कहा कि इस बार सब नॉर्मल रहेगा, तो उसने हामी भर दी। मिष्टी की दूसरी प्रेगनेंसी शुरू हुई। इस बार आदित्य और भी ज्यादा सतर्क था। हर चेकअप पर जाता, हर दवाई का ध्यान रखता। मिष्टी हंसकर कहती, आप तो अब डॉक्टर बन गए हो। 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया मिया। इस बार सब कुछ नॉर्मल रहा। मिष्टी बिल्कुल ठीक थी। आदित्य अस्पताल में रो पड़ा था। उसने मिष्टी के माथे को चूमा और कहा, थैंक यू, तुमने मुझे फिर से पूरा कर दिया। अब घर में 2 बच्चे थे। आरव 5 साल का हो चुका था। वह अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब आदित्य मिष्टी को गले लगाता तो वह बीच में आ जाता और चिल्लाता, ये मेरी मम्मा है, पापा हाथ हटाओ। मिष्टी हंसती। आदित्य उसे गोद में उठाकर कहता, तेरी मम्मा है, लेकिन मेरी बीवी भी है। आरव मुंह फुलाकर मिया के पास चला जाता और उसे खिलौने देता। शादी को 7 साल हो चुके थे। मिष्टी अब भी 2 छोटियां बनाती थी। जब घर में अकेली होती, उसका बचपना कम नहीं हुआ था, बस अब वह माँ का बचपना बन चुका था। वह बच्चों के साथ कार्टून देखती, उनके साथ फर्श पर लेटकर खेलती। आदित्य शाम को घर आता तो सबसे पहले मिष्टी को गले लगाता। बच्चे सो जाने के बाद वह उसे बाहों में भर लेता और कहता, सो जाओ। मिष्टी शिकायत करती, आदित्य मुझे सोने दो ना, आपकी बाहें बहुत टाइट हो गई हैं। आदित्य मुस्कुराकर कहता, नहीं, तुम दूर हुई तो मेरी नींद नहीं आती, मेरी जान निकलने लगती है। मिष्टी हार मानकर उसके सीने पर सिर रख देती। कभी कभी रात को आदित्य चौंक कर उठता, मिष्टी को छूकर देखता कि वह सांस तो ले रही है। मिष्टी आंखें खोलकर पूछती, क्या हुआ? वह धीरे से कहता, कुछ नहीं, बस सपना आया था। फिर उसे और कसकर पकड़ लेता। मिष्टी समझ जाती। वह उसका हाथ थपथपाती और कहती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा यहीं हूँ। बच्चे बड़े हो रहे थे। आरव स्कूल जाने लगा। मिया उसके पीछे पीछे भागती। मिष्टी दोनों को तैयार करती, टिफिन पैक करती। आदित्य उन्हें स्कूल छोड़ता। शाम को जब सब घर लौटते तो घर फिर से हंसी खुशी से भर जाता। एक शाम आदित्य और मिष्टी लॉन में बैठे थे। बच्चे अंदर सो चुके थे। मिष्टी ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, याद है पहले आप मुझे नासमझ कहते थे? आदित्य हंसा, अब भी कहता हूँ, लेकिन अब यही नासमझी मेरी जिंदगी है। मिष्टी ने उसका कंधा पकड़ा और सिर रख दिया। आदित्य ने उसके बालों में उंगलियां फेरी और धीरे से कहा, मिष्टी, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार उम्र नहीं, दिल देखता है। तुम जितनी मासूम हो,
उतना ही मेरा प्यार गहरा होता जाता है। मिष्टी मुस्कुराई। दूर आसमान में तारे चमक रहे थे। घर के अंदर 2 बच्चे सो रहे थे और बंगले के लॉन में एक पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। जिंदगी अब पूरी लगती थी। थोड़ी शरारतें, थोड़ा बचपना, ढेर सारा प्यार और वो सुकून जो सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी में मिलता है।